थेवेनिन्स थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में नंबर ऑफ स्टेप्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्सेस है एंड 1 करंट सोर्स है, सो टोटल नंबर ऑफ सोर्स कितना हो गया? 3। सो 3 + 1 नंबर मिलेगा आपको 4। करेक्ट आंसर आएगा 4। सो 4 स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। अगर आपके सर्किट डायग्राम में 3 वोल्टेज सोर्सेस है, 2 करंट सोर्सेस है, सो टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस हो गया 5। सो 5 + 1 6। 6 स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। लेकिन थेवेनिन्स थ्योरम में ऐसा नहीं है। थेवेनिन्स थ्योरम में आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा रहने दो, कितना भी छोटा रहने दो, आपको 3 स्टेप्स में ही प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। ओनली 3 स्टेप्स। सो उसमें से सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। ओके, आरटीएच। सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। वीटीएच दैट इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड वीटीएच का और एक नाम है वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज। और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट यूज करना है, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है वीटीएच, आरटीएच एंड आरएल। ठीक है। सो पहले वन बाय वन ये सभी स्टेप्स अच्छे से क्लियर करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम का सबसे पहला स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। इसमें आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन ने हमें 3 चीजें याद रखने के लिए बोला है। थेवेनिन करके जो साइंटिस्ट था, उसने हमें बोला है अगर आपको आरटीएच कैलकुलेट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मैंने जो आपको 3 रूल्स बताए, 3 पॉइंट्स बताए, वो आपको फॉलो करना है। सो क्या है, देखो वो 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है रिप्लेस आरएल बाय ओसी, ओपन सर्किट। अब आप लोग बोलेंगे ये आरएल क्या है? ये आरएल लोड रेजिस्टेंस, ये वर्ड हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। मेश, नोडल एंड सुपरपोजिशन, इसमें हमने आरएल नाम का, लोड रेजिस्टर नाम का वर्ड सुना नहीं था। तो ये आरएल लोड रेजिस्टर कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन डिसाइड करता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, सो 3 ओम रेजिस्टर इज लोड रेजिस्टर। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, सो 5 ओम रेजिस्टर इज लोड रेजिस्टर। सो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, लोड रेजिस्टर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सो क्या करना है, देखो फर्स्ट पॉइंट रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट, ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। सेकंड वाला पॉइंट रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट। आपके सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्सेस है, सभी के सभी को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। सुपरपोजिशन में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से ही रिप्लेस किया था, करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था, तो यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। समझा? सो रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेस, सभी के सभी वोल्टेज सोर्सेस निकालना है बाय शॉर्ट सर्किट, ऑल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सर्किट में तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक है रेजिस्टर, एक है वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स। अब उसमें से सभी वोल्टेज सोर्स को आपने निकाल दिया, सभी करंट सोर्स को वहां से निकाल दिया, लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, तो आपके सर्किट में बचेगा कौन फिर? आपके सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर्स, लोड रेजिस्टर को छोड़ के बाकी के जितने भी रेजिस्टर्स है, बस उतने ही बचेंगे। वोल्टेज सोर्स निकल गया, करंट सोर्स निकल गया, सो आपका जो सर्किट बचेगा वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बचेगा। और ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सीरीज एंड पैरेलल सर्किट रूल्स अप्लाई करना है। सीरीज सर्किट रूल, पैरेलल सर्किट रूल, देखेंगे वो क्या है सीरीज एंड पैरेलल। सो इस हिसाब से आपको आरटीएच कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए भी थेवेनिन ने हमें 3 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने के लिए बोला है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है रिप्लेस आरएल बाय ओसी, ओपन सर्किट। क्लियर? आरएल सबको पता है कौन है। एज्यूम पोलैरिटी अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स। पहले मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर? वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अब वोल्टेज में क्या होता है, डायरेक्शन होता है या पोलैरिटी होता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक सोर्स ड्रॉ कर रहा हूं, बताओ ये सोर्स कौन सा है? अरे ये तो सिर्फ सर्कल है, ये कोई सोर्स है ही नहीं। अगर मैं इसके अंदर प्लस माइनस लिखता हूं, प्लस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। करेक्ट? और अगर इस सर्कल के अंदर मैं एरो ड्रॉ करता हूं, एरो, तो क्या बन जाएगा? ये करंट सोर्स बन जाएगा। समझा? सो प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है? वोल्टेज सोर्स। एरो क्या इंडिकेट करता है? करंट सोर्स। मतलब वोल्टेज में पोलैरिटी होता है और करंट में डायरेक्शन होता है। यहां पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? वोल्टेज कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे क्या एज्यूम करना है? पोलैरिटी एज्यूम करना है। पोलैरिटी जब आप लोग एज्यूम करते हो, तो देखो कॉमन सेंस वाला पैटर्न यूज करना है, कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। जैसे कि लोड रेजिस्टर आपने रिप्लेस किया, लोड रेजिस्टर वर्टिकल है, वर्टिकल, उसको अपने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, तो ओपन टर्मिनल्स आपको मिल गए। अब ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस आपको पोलैरिटी एज्यूम करना है।
जब भी आपको वर्टिकली एज्यूम करना होगा तो हमेशा ऊपर प्लस लेना है और नीचे माइनस लेना है, मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आना है, प्लस माइनस। और जब भी आपको हॉरिजॉन्टली एज्यूम करना है, सपोज आपका लोड रेजिस्टर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और उसके अक्रॉस आपको पोलैरिटी एज्यूम करना है। सो लोड रेजिस्टर आपने कैसे रिप्लेस किया? बाय ओपन सर्किट। उसके अक्रॉस आपको पोलैरिटी एज्यूम करना है। सो लेफ्ट साइड क्या एज्यूम करेंगे? प्लस, एंड राइट साइड माइनस। अब कुछ लोग उल्टा खोपड़ी वाला रहेगा, वो बोलेगा अरे उल्टा एज्यूम किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसर सेम ही आने वाला है, बस साइन चेंज होगा। अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस एज्यूम करने से वीटीएच का आंसर तेरा 5 वोल्ट है, तो पोलैरिटी उल्टा एज्यूम करेंगे तो सेम आएगा, बस -5 आएगा। समझा? अगर यहां पर -5 आ रहा है तो उल्टा पोलैरिटी लेने के बाद +5 आएगा। समझ में आ रहा है? सो अपने आप को कंफ्यूज मत करो, एक ही कुछ तो फिक्स रखो। मैंने आपको बोला वर्टिकल एज्यूम करना है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। हॉरिजॉन्टल एज्यूम करना है तो लेफ्ट साइड प्लस, राइट साइड माइनस। फिक्स्ड। अब इसके बारे में और ज्यादा मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। सो पोलैरिटी आपको कैसे एज्यूम करना है समझा सबको। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सभी बुक्स में, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक या फिर कॉलेजेस में भी वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए है ना, मेश यूज किया है, मेश एनालिसिस। ओके, केवीएल अप्लाई किया है, और वो सबसे बड़ा मिस्टेक रहता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, मेश एनालिसिस में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? मेश एनालिसिस में मेश करंट कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था, मेश एनालिसिस में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? मेश करंट कैलकुलेट करते हैं। एंड नोडल में क्या कैलकुलेट करते हैं? नोड वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। सो मुझे बताओ, यहां पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? यहां पर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? मेश या नोडल? अरे मेश में तो करंट होता है, नोडल में वोल्टेज होता है। सो वीटीएच कैलकुलेट करना है तो नोडल यूज करना चाहिए। समझा? जो लोग बच्चे हैं ना, जो फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हैं, मतलब जो नए नए लोग हैं, वो लोग यहाँ पर मेश यूज करते हैं, जो चल रहा है, जो लोग बाकी सब लोग कर रहे हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं। तो कुछ तो अपना तैयार करो। समझा? सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए नोडल यूज करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग एक भी प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, आपको वो बहुत इजी लगेगा। समझा? सो वोल्टेज कैलकुलेट करना है, नोडल यूज करना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आई एल। अब यहां पर आने के बाद आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ये जो थेवेनिन करके साइंटिस्ट था, उसने पूरा लाइफ इन्वेस्ट किया है ये डायग्राम सर्च करने के लिए, ये डायग्राम बनाने के लिए। उसने पूरा लाइफ, जिंदगी गया है उसका। सो ये सर्किट डायग्राम आपको स्टेप नंबर 3 में ड्रॉ करना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वीटीएच, आरटीएच एंड आरएल, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। और वीटीएच का वैल्यू आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, आरटीएच का वैल्यू आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया, आरएल का वैल्यू वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है। आरएल देखो ना, स्टेप 1 में भी हमने यूज नहीं किया, स्टेप 2 में भी यूज नहीं किया। वो डायरेक्ट कहां पर यूज करेंगे? स्टेप नंबर 3 में यूज करेंगे। तो सभी प्रॉब्लम में ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। जो भी वैल्यूज आपने कैलकुलेट किए वो यहां पर लिखना है, एंड लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला पहचानते हो? अरे ओम्स लॉ है ये अपना, आई एल इज इक्वल्स टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। देखो ना, यहाँ पर आरटीएच एंड आरएल दोनों कंपोनेंट्स कैसा है? सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज है तो एडिशन करेंगे। सो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस दोनों का एडिशन करना है। मिल गया ना करंट, लोड करंट। चलो यहां तक समझा है सबको? टोटल 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहने दो, कितना भी इजी प्रॉब्लम रहने दो, 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। चलो तो स्टार्ट करते फिर। कल का एग्जांपल लेते हैं। कल का एग्जांपल लेते हैं। कल हमने एक प्रॉब्लम देखो, मेश से भी सॉल्व किया था, सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सॉल्व किया था, नोडल से भी सॉल्व किया था, और तीनों का आंसर सेम आया था। करेक्ट? सो सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5, 20 एंड 8। आंसर क्या आने वाला है वो हमें पहले से ही पता है, क्या आने वाला है? 5.13, 5.13, 5.14। करेक्ट? सो सेम आंसर हमें थेवेनिन से मिलना चाहिए। 2, 3, 4, 5। चलो यहां पर लेते हैं। 20 वोल्ट, 2, 3, 4 एंड 5, और ये कितना था? 8 एम्पियर।
और क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर. ओके, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम. सो स्टेप नंबर 1 याद करो. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच. कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इसके लिए आपको क्या बोला है, रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट. लोड रेजिस्टर कौन है इसमें, 5 ओम. 5 ओम को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है. अब ये 5 ओम लोड रेजिस्टर ये कहां से, क्वेश्चन से डिसाइड किया ना. क्वेश्चन दिया फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5. नेक्स्ट, वोल्टेज सोर्स कैसे रिप्लेस करने के लिए बोला है, बाय शॉर्ट सर्किट. चलो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे. करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट. तो ये सब रिप्लेसमेंट करने के बाद आपका डायग्राम देखो कैसा आएगा. वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर 2 ओम आ गया, ये 4 ओम आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 ओम आएगा. करंट सोर्स पूरा का पूरा ब्रांच इरेज करना है. याद है ना, करंट सुपरपोजिशन में मैंने आपको बोला था, करंट सोर्स जब आप लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हो तब आपको कंप्लीट ब्रांच इरेज करना है, भले ही उस करंट सोर्स के सीरीज में कोई भी कंपोनेंट है. वैसे भी वो कंपोनेंट कौन होता है, रिडंडेंट होता है ना. करंट सोर्स के सीरीज में जो कंपोनेंट है वो रिडंडेंट होता है, तो उसको भी इरेज करना. तो चलो पूरा का पूरा ब्रांच मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया. फिर यहाँ पर लोड रेजिस्टर था, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया. समझा. सो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ओम, यहाँ पर आएगा 4 ओम, ये आएगा 3 ओम. ओके, और ये दो टर्मिनल्स आर ए बी, और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो होगा अपना आर टी एच, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, अब देखो ना, ये सब रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास जो सर्किट बचा है वो कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव है. मैंने आपको बोला था ये सब रिप्लेसमेंट के बाद प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बचेगा. और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सीरीज पैरेलल सर्किट रूल्स अप्लाई करना है. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओ, दो रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर्स, एक काम करते हैं, एक नया पेज ओपन करते हैं. बेसिक कंसेप्ट. दो रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, R1 एंड R2, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन. ठीक है, जितने भी रेजिस्टर्स है सबका एडिशन करना है. एंड पैरेलल कनेक्शन, दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल कनेक्टेड है, R1 R2, तो यहां पर आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस, ये आर ए बी है ना, या फिर लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, सिंगल रेजिस्टर आ गया ये. R1 एंड R2 कैसा है, पैरेलल कनेक्टेड है. सो दो रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. बस ये सिंपल सा लॉजिक याद रखो, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. मतलब R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. सो अभी के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को. सो अभी के लिए इतना काफी है. दो रेजिस्टर अगर सीरीज में है तो एडिशन करना है, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. ये जो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ दो रेजिस्टर को ही एप्लीकेबल है, ओनली फॉर टू पैरेलल रेजिस्टर. अगर यहाँ पर और एक रेजिस्टर है R3, तो ऐसा नहीं आएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा नहीं होगा. ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला is applicable for only two parallel resistors. ऐसे पूरा डिटेल में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि है ना 5 मिनट के बाद कुछ लोग फिर से कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूअसली एक ही कमेंट पोस्ट करते रहेंगे, अरे ये यहाँ पर अगर तीन रजिस्टर होगा तो कैसे करेंगे, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ. समझा. सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू पैरेलल रेजिस्टर्स. ओके. सो आपका क्वेश्चन है कि अगर तीन आ गया तो क्या करने का. तीन अगर आता है, सपोज यहाँ पर और एक रेजिस्टर है, तो पहले दो को सॉल्व कर, जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ फिर से पैरेलल में कनेक्ट कर, अगेन मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. ज्यादा टेंशन मत ले, एट ए टाइम आप लोग दो ही रेजिस्टर ले सकते हैं.
चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। सो यहां पर बताओ, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मिल गया। प्रॉब्लम होता क्या है मालूम है? ये सब पता है, सीरीज पैरेलल ये सब दिखने में भी बहुत इजी दिख रहा है, लेकिन शुरुआत कहां से करने का, कैसे करने का, वो पता नहीं रहता है। सो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आपको आरटीएच कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी सर्किट का, तो सबसे पहले चेक करने का कि ये ए बी टर्मिनल्स कहां पर है। ये ए बी टर्मिनल्स आपको अगर राइट हैंड साइड दिख रहा है, राइट हैंड साइड, तो कैलकुलेशन जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ये पॉइंट याद रखो, ए बी टर्मिनल जहां पर है उसके अपोजिट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। सो यहां पर देखो राइट साइड है, सो कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। यही ए बी टर्मिनल्स अगर लेफ्ट साइड होते तो कैलकुलेशन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यही ए बी टर्मिनल्स अगर नीचे होते तो कैलकुलेशन ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ए बी टर्मिनल्स ऊपर है, कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? सो यहाँ पर बता, ए बी टर्मिनल राइट हैंड साइड है, सो कैलकुलेशन मुझे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। सो लेफ्ट साइड में देखो 2 ओम एंड 4 ओम, ये दोनों कैसा दिख रहा है? पैरेलल, पैरेलल कनेक्टेड है ना? 2 ओम का ब्रांच और 4 ओम का ब्रांच दोनों कैसा है? पैरेलल कनेक्टेड। पैरेलल मतलब क्या रहता है? जब दो रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, दो ब्रांच का बोलो, दो ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम, उसको पैरेलल कहते हैं। समझा? दो ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम, ऐसे ब्रांच को पैरेलल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो, आप लोग घर से कॉलेज जाते हो, बराबर? मुझे बताओ, घर से कॉलेज जाने के लिए आपके पास क्या एक ही रास्ता है? नहीं, स्कूल डेज में देखो ना, घर से स्कूल जाना है तो हम लोग अलग अलग रास्ते से जाते थे। आज 2 दिन हम लोग ये रास्ते से गए, चलो मूड आ गया, ये रास्ते से जाएंगे। अपना एक फ्रेंड किसी और रास्ते पर रहता है तो उसके उस घर से होके जाएंगे। समझा? अब आप लोग घर से स्कूल जाने के लिए कोई भी रास्ता लो, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये सभी रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका घर है। एंडिंग पॉइंट क्या है? आपका स्कूल है। करेक्ट? तो सभी रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम, मतलब ये सभी रास्ते कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। समझा? सो यहां पर देखो, दोनों ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम, पैरेलल कनेक्शन हो गया। सो 2 पैरेलल 4, पैरेलल के लिए ऐसा दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने का। सो 2 into 4 डिवाइड बाय 2 + 4, कितना आएगा? 8 डिवाइड बाय 6। कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो। चलो तो 8 डिवाइड बाय 6 बोला है ना, सो 1.33, 1.33 ओम। सो बताओ यहां पर 1.33, ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, और यहां पर आएगा 3 ओम। ठीक है? सो दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों सीरीज कनेक्टेड है, दोनों का एडिशन, सीरीज में एडिशन होता है ना। सो एडिशन करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी एच इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3 + 1.33, 4.33। ये मिल गया अपना स्टेप 1 का आंसर। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स कंसीडर करोगे उतना आप लोग परफेक्ट आंसर के नजदीक जाओगे। क्लियर? आप लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले सकते हो या फिर 3 भी ले सकते हो, 4.333 ऐसा भी ले सकते हो। चलो तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। लॉजिक याद रखो, ए बी टर्मिनल्स अगर लेफ्ट साइड है सो कैलकुलेशन राइट साइड से स्टार्ट करना है। ए बी टर्मिनल राइट हैंड साइड है, कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। करेक्ट? चलो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। मुझे बताया सबको स्टेप नंबर 1 बहुत इजी लगा है। सब लोग वेट कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 का, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। वीटीएच का और एक नाम क्या है? वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज। सबसे पहले जो सर्किट डायग्राम दिया है ना, वो एज इट इज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 ओम, 3 ओम, यहाँ पर आएगा 20 वोल्ट, 4 ओम एंड 8 एम्पियर। ठीक है? नेक्स्ट, और यहाँ पर कौन है? 5 ओम ना। अब वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन ने हमें क्या बोला है? सबसे पहले लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। करेक्ट? चलो तो लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं।
कौन है इसमें लोड रेजिस्टर? 5 ओम ना, तो इसको मैं यहां से निकाल दे रहा हूं। सो हो गया ओपन टर्मिनल्स। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोला है उसने कि एज्यूम पोलैरिटी अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स। अब ये पोलैरिटी कैसे एज्यूम करना है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। अगर वर्टिकल एज्यूम करना है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, हॉरिजॉन्टल एज्यूम करना है तो लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस। सो यहाँ पर ऊपर आएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस, और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे वो होगा अपना वीटीएच, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। एंड वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है? नोडल एनालिसिस यूज करना है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले बताओ यहां पर नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 4 नोड्स है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? फिर उसके बाद इक्विपोटेंशियल नोड्स देखना है। ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेजिस्टर है, इक्विपोटेंशियल नोड नहीं है। इक्विपोटेंशियल नोड हमने कल डिस्कस किया था, दो नोड के बीच में ब्रांच है लेकिन उस ब्रांच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, बस ब्रांच है। सो ऐसे नोड को हम लोग इक्विपोटेंशियल नोड कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, ये और ये दोनों नोड के बीच में ब्रांच है, कंपोनेंट नहीं है, सो इक्विपोटेंशियल हो गया। सो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको ये जो 4 ओम का ब्रांच है ना उसको मैंने यहां से निकाल दिया और यहां पर कनेक्ट किया, ऐसे कर सकता हूं। इक्विपोटेंशियल है, दो अलग अलग नोड क्यों कंसीडर करने का, नाम से ही पता चल रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल। सो आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर ऑफ नोड्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड वाले को क्या लेंगे? रेफरेंस। आपके पास जितने भी नोड्स है उसमें से एक नोड आपको रेफरेंस अज्यूम करना है। ये बन गया V1, ये बन गया V2। ओके, V2। नोड V1 को KCL अप्लाई करना है, सो KCL एट V1। नोड V1 से देखो 1 2 3, 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, सो 3 करंट्स I1, I2 एंड I3। मैंने आपको कल बोला था कैलकुलेशन इजी करना है तो सभी करंट्स का डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करना है। सो ये आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग। इनकमिंग कभी एज्यूम करना ही नहीं है तो इक्वल्स टू हमेशा 0 ही आने वाला। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? V1 माइनस VG माइनस 20, V1 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। करेक्ट? Vg वैसे भी 0 है ना, करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। I1 का डायरेक्शन V1 टू VG है, सो V1 हायर पोटेंशियल, VG लोअर पोटेंशियल। दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस VG। लेकिन ये 20 को मैंने माइनस क्यों लिया? प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है? अब बताओ। करंट I1 का डायरेक्शन कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे, दैट इज प्लस टू माइनस जा रहा है। तो जब भी हम लोग वोल्टेज सोर्स में प्लस टू माइनस जाता है तब उसको फॉल इन पोटेंशियल कहता है, और फॉल इन पोटेंशियल के लिए नेगेटिव साइन कल हमने डिस्कस किया था। चलो एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। कहां पर गया रे ये? हाँ, ये वाला। अगर आप लोग माइनस टू प्लस जा रहे हो, राइज इन पोटेंशियल, राइज इन के लिए +5, प्लस टू माइनस जा रहे हो, फॉल इन पोटेंशियल, माइनस साइन। सो बताओ यहां पर करंट जो है I1, यहाँ पर करंट I1 जो है वो प्लस टू माइनस जा रहा है, फॉलिंग पोटेंशियल इसलिए -20। अगर इसका पोलैरिटी उल्टा होता, ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, तो उस टाइम करंट कैसे पास होता? माइनस टू प्लस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइज इन पोटेंशियल, +20। सो आगे बताओ I2। I2 का वैल्यू क्या आएगा? V1 माइनस VG अपॉन 4, दैट इज V1 अपॉन 4 ना। VG लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है वो। I3 का वैल्यू कैसा है? V1 से लेके V2, I3 का डायरेक्शन V1 से लेके V2, सो V1 इज हायर पोटेंशियल, V2 इज लोअर पोटेंशियल, डिवाइड बाय कितना आएगा? 3 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब ये सब हमने कल डिस्कस किया था। बताओ ये V1 डिवाइड बाय 2 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 प्लस V1 अपॉन 4 प्लस V1 अपॉन 3 माइनस V2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट 1/2, 1/4, 1/3, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 V1, एंड V2 में बताओ -1/3 V2 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2 10, -10 राइट साइड गया, +10 हो जाएगा। ये बन गया अपना इक्वेशन 1। फिर उसके बाद KCL एट V2।
KCL at V2। नोड V2 से देखो 1 2 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, सो 3 करंट्स एज्यूम करेंगे, I4, I5 एंड I6। अब ये I1 I2 I3 ये तीनों का रोल पिक्चर में से खत्म हो गया, अब उनको भूल जाओ। अब नए करंट्स कौन से आ गए, I4, I5 एंड I6, तीनों का डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम किया। सो I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0। आपको जो भी करंट्स है वो आउटगोइंग एज्यूम करना है, इनकमिंग है ही नहीं यहाँ पर, सो इक्वल्स टू 0। I4 V2 माइनस V1 अपॉन 3, I5। अब I5 जिस ब्रांच में से जा रहा है उस ब्रांच में करंट सोर्स है। तो जब भी करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स तो अपना फ्रेंड है, करंट सोर्स को देखने से टेंशन नहीं लेने का, वो आपका प्रॉब्लम इजी करने के लिए आता है। सो कॉमन सेंस, कल मैंने बोला था, बाय कॉमन सेंस, बाय ऑब्जर्वेशन, I5 का डायरेक्शन और 8 एम्पियर का डायरेक्शन अपोजिट है, सो माइनस आएगा, फिर -8 प्लस I6। I6 बताओ क्या आएगा। I6 का आंसर बताने से पहले मुझे बताओ, मैंने यहां पर आपके सामने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए, दो स्विच मैंने ड्रॉ किए। फर्स्ट केस में स्विच ओपन है, सेकंड केस में स्विच क्लोज है। मेरे सिंपल क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कौन से केस में करंट फ्लो नहीं होगा। ओपन सर्किट में, स्विच ओपन है, ओपन सर्किट है, करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, करेक्ट। सो स्विच ओपन है, करंट पास नहीं होगा, सो ओपन सर्किट का करंट जीरो होता है। तो यहां पर आपने लोड रेजिस्टर को कैसे रिप्लेस किया था, ओपन सर्किट से, तो I6 का वैल्यू कितना आएगा, 0। सो हमेशा याद रखो, VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट होता है उस ब्रांच का करंट हमेशा जीरो ही होता है, क्योंकि वो ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं ना लोड रेजिस्टर, इज इक्वल्स टू 0। सो बताओ यहां पर ये कितना आएगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3, -8 राइट साइड गया, प्लस हो जाएगा। अब ये 3 को भी राइट साइड शिफ्ट करो, 8 इंटू 3 24। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 24। और मैंने आपको बोला था, इक्वेशन जो है वो हमेशा सीक्वेंस में ही लिखना है, ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब ये V1 को आगे लिखो, -V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, आप लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी। सो प्लीज आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करो, ये दो इक्वेशंस को, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो। और हाँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज करेक्ट आंसर ही देना है। अगर रॉन्ग दिया ना तो मैं वो लिखूंगा, फिर कुछ लोग बाद में करेक्ट बताएंगे, टाइम वेस्ट होगा। सो प्लीज करेक्ट आंसर ही बताना है, ओके। चलो, तो 24 एंड 48 करेक्ट आंसर है, 24 एंड 48। 24 एंड 48, चलो ओके। सो V1 आ गया 24 एंड V2 आ गया 48। नाउ VTH कैलकुलेट करना है, VTH कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास बताओ, V1 एंड V2 वोल्टेजेस है, मुझे कैलकुलेट करना है VTH, वोल्टेज ही कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज बायसिंग वोल्टेज, ओके। सो वोल्टेज बायसिंग वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वेशन की जरूरत है। देख, कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूँ केवीएल यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हो रे केवीएल, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, VTH नोडल से अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो VTH आपको बहुत ही इजीली मिलता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो VTH के टाइम बताओ, VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट है, जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का फर्स्ट वोल्टेज कौन है, V2, लास्ट वोल्टेज कौन है, VG, ओके। सो V2 से लेके VG तक सभी वोल्टेजेस काउंट कर, सभी वोल्टेजेस। तो सबसे पहले मैंने लिया V2, फिर उसके बाद VTH। अब VTH में मैं कैसे जा रहा हूं, प्लस टू माइनस जा रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहा हूं, माइनस VTH आएगा, इसको हम लोग फॉल इन पोटेंशियल कहते हैं। एंड लास्ट में क्या आएगा, माइनस VG इज इक्वल्स टू 0। देखना, पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन है, वोल्टेज है, वोल्टेज, ना रेजिस्टर है ना करंट है, बस वोल्टेज है, इसलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज इक्वेशन। अब आप लोगों का कुछ डाउट रहेगा कि इसमें VG माइनस क्यों लिया, V2 प्लस क्यों लिया।
क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया था, V2 से, एंड कहां पर किया, VG पर। मतलब हायर पोटेंशियल कौन हुआ, V2, लोअर पोटेंशियल कौन हुआ, VG। अब हायर माइनस लोअर, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट। अगर आप लोग VG से V2 जा रहे हो तो VG प्लस लेना है, V2 माइनस लेना है। समझ में आ रहा है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब VG का वैल्यू वैसे भी जीरो है, माइनस VTH राइट साइड शिफ्ट करो, VTH इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V2 आएगा। एंड V2 इज इक्वल्स टू कितना है, 48 है। सो VTH इज इक्वल्स टू आ गया 48 वोल्ट्स। करेक्ट। VTH इज इक्वल्स टू आ गया 48 वोल्ट्स। देखो इसको आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मेश से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। चलो स्टेप नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत ही इजी है। इसमें आपको IL कैलकुलेट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टर, और उसके लिए आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, VTH, RTH एंड RL, ये तीनों का सीरीज कनेक्शन लेना है। सो VTH इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, RTH इज इक्वल्स टू 4.33। अरे VTH कितना, 20 किधर है, VTH अपना ये है 48, 48। एंड RL इज इक्वल्स टू कितना है, 5 ओम। लोड रेजिस्टर इज 5 ओम। देन IL कैलकुलेट करने के लिए आपको VTH अपॉन RTH प्लस RL। सो IL इज इक्वल्स टू VTH का वैल्यू 48 डिवाइड बाय RTH का वैल्यू 4.33 प्लस RL का वैल्यू कितना है, 5। सो IL इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, डिवीजन ही करना है सिर्फ, कैलकुलेट मोबाइल में करता हूं, 48 डिवाइड बाय 4.33 प्लस 5, सो 5.14। मैच हो गया, देखो आंसर 5.14 एम्पियर्स। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। पहले बताओ, ये थेवेनिन समझा सबको, थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करना है। सेम प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व किया था, मेश नोडल सुपरपोजिशन, आज थेवेनिन से सॉल्व किया, आंसर सेम आना चाहिए 5.14। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी क्वेश्चन लो, नोडल अगर यूज करते हो VTH के लिए, 100% राइट आएगा, 100%। ओके, चलो नेक्स्ट है नॉर्टन थ्योरम। पहले नॉर्टन थ्योरम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे थेवेनिन नॉर्टन्स के। आज हमारे पास बहुत टाइम है, 6 बजे तक हूं मैं यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट नॉर्टन थ्योरम, इसमें अब ध्यान से सुनो, मैं आपको ये याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी जो है ये काल्पनिक है, प्लीज ध्यान से सुनो, ये स्टोरी जो है ये काल्पनिक है। एक्चुअली मेरे पास BEE के लिए ना हर टॉपिक के लिए एक एक स्टोरी है। ये स्टोरी से होता क्या है, जैसे कि पिक्चर का स्टोरी, आपने 5-6 साल पहले देखा हुआ जो पिक्चर है, उसका स्टोरी आपको अभी भी याद रहता है। जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा कि पुष्पा मूवी जो आया था लास्ट ईयर, आया था दिसंबर में, उसका अगर स्टोरी पूछा, आपको याद है पूरा, अगर नहीं है लेकिन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके जो डायलॉग्स है, वो आपको अच्छे से याद है। क्लियर। सो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, काल्पनिक स्टोरी है, ये रियल नहीं है, मैंने खुद बनाया, क्योंकि ये टॉपिक अच्छे से याद रहे। दो दोस्त रहता है, दो दो दोस्त जो बचपन से एक साथ है, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे, सब सब एक साथ करते थे, बहुत जिगरी दोस्त है। एक का नाम है थेविनियन और एक का नाम है नॉर्टन। उसमें से जो थेविनियन है ना, वो बहुत होशियार है, बहुत मतलब बहुत पढ़ाई करता है, बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है। और उसका जो दोस्त है नॉर्टन, नॉर्टन, वो है ना शातिर दिमाग वाला है, शातिर। वो होशियार नहीं है, लेकिन उसको सब पता है कि क्या करने का क्या नहीं करने का, सब पता है उसको, शातिर दिमाग वाला है। वो हमेशा क्या करते हैं मालूम है, थेविनियन जैसा करता है ना, वैसा वो करता था, थेविनियन को हमेशा फॉलो करता था। थेवेनिन ने ऐसा किया, ये भी वैसा ही करेगा, थेवेनिन ने वैसा किया, ये भी वैसा ही करेगा। करेक्ट। सो ये स्कूल डेज के बाद, कॉलेज वगैरह जाने के बाद आगे जाके वो साइंटिस्ट बनते हैं। अब थेवेनिन तो साइंटिस्ट बना है, तो नॉर्टन भी साइंटिस्ट ही बनेगा, वो तो उसको फॉलो कर रहा है, बचपन से फॉलो कर रहा है।
तो थेवेनिन एक दिन क्या करता है, अपने लैब में ना कुछ तो रिसर्च वगैरह करता रहता है, और वो एक दिन एक मेथड डेवलप करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। करेक्ट। सो वो लैब में रिसर्च कर रहा है, वो सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो 3 पॉइंट्स वहां पर लिखता है अपने नोटबुक में, अपने डायरी में। रिप्लेस ऑल रेजिस्टर्स बाय ओपन सर्किट। करेक्ट। सेकंड, रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट। रिप्लेस ऑल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट। अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो, ये 3 पॉइंट्स याद रखते हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये नॉर्टन जो है, ये सब उसका रिसर्च वगैरह जो है वो खिड़की से देख रहा है, समझा, चुपके से देख रहा है क्या कर रहे हैं ये थेवेनिन, क्या कर रहा है। तो जैसे जैसे वो नोट डाउन करता है, वो भी अपने नोटबुक में आके वो सब लिखता है। देखो ना, सेम पॉइंट्स है। रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट। रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट। रिप्लेस ऑल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट। सेम टू सेम कॉपी किया है, सेम टू सेम। अब थेवेनिन ने नाम क्या दिया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आरटीएच। तो ये नॉर्टन ने क्या किया मालूम है, सब उसका है लेकिन नाम खुद का दिया। बोला कि नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैंने रिसर्च किया है ये सब। करेक्ट। घर पे गया, नॉर्टन अपने घर पे गया, अपने लैब में, उसने भी लैब तैयार किया है। थेवेनिन ने लैब तैयार किया तो इसने भी लैब तैयार किया। सो लैब में जाके उसने सब लिखा है नोटबुक में, समझा। फिर दूसरे दिन थेवेनिन ने क्या किया, वोल्टेज कैलकुलेट किया। वोल्टेज, अब वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या बोला था, रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट, assume polarity across open terminals and use only nodal analysis। करेक्ट। अब ये घर पे आता है, ये नॉर्डन बहुत खुश है, चलो आज मेरे को और एक स्टेप मिल गया, मैं घर पे जाएगा और सब कॉपी करेगा। लेकिन मैंने आपको बोला ये नॉर्टन जो है ये शातिर दिमाग वाला है, शातिर। थेवेनिन है होशियार, लेकिन ये मतलब कुछ अलग लेवल का है नॉर्टन। वो जा रहा है घर पे, रास्ते में वो थोड़ा सोचता है, बोले कि अरे मैंने थेवेनिन का पहला वाला स्टेप पूरा कॉपी किया मैंने। अगर सेकंड स्टेप भी मैं कॉपी करेगा तो साला पब्लिक मेरे को मारेगा। पब्लिक को 1 सेकंड में पता चलेगा, अरे ये नॉर्टन तो कॉपी मास्टर है, ये पूरा थेवेनिन का छाप रहा है। तो अपना अलग क्या होना चाहिए। तो थोड़ा उल्टा दिमाग लगाता है, उल्टा। वो बोलता है चलो, थेवेनिन ने ना स्टेप 1 में आरएल को कैसे रिप्लेस किया है, ओपन सर्किट से ना, मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेगा। थेवेनिन ने यहां पर वोल्टेज कैलकुलेट किया है ना, मैं करंट कैलकुलेट करेगा। थेवेनिन ने खुद का नाम दिया वीटीएच, में करंट कैलकुलेट करेगा, खुद का नाम देगा नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। तब ये आई एन आ गया। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, वीटीएच का और एक नाम है वीओसी, तो उसने और एक नाम दिया आईएससी। फिर उसके बाद यहां पर करंट कैलकुलेट करना है, मतलब क्या एज्यूम करना है, डायरेक्शन, क्योंकि करंट में डायरेक्शन होता है एंड वोल्टेज में पोलैरिटी होता है। सो यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे एज्यूम करना है, यहां पर वर्टिकली एज्यूम करना है, करंट का डायरेक्शन अगर वर्टिकली एज्यूम करना है, ये शॉर्ट सर्किट है ना, वर्टिकली एज्यूम करना है तो सेम थेवेनिन के जैसा ही, ऊपर से नीचे वर्टिकली एज्यूम करना है तो अप टू डाउन, एंड हॉरिजॉन्टली एज्यूम करना है तो लेफ्ट टू राइट। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हम लोग भी फॉलो करते हैं। जब भी कोई नोटबुक पढ़ना रहता है तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं। सो वर्टिकल एज्यूम करना है तो डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल एज्यूम करना है तो लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद थेवेनिन ने क्या बोला है, वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए नोडल यूज करो। इसने उल्टा दिमाग लगा, बोला कि मैं मेश यूज करेगा मैं। फिर उसके बाद स्टेप 3, तीसरे दिन थेवेनिन ने थर्ड स्टेप का रिसर्च किया। उसने डायरी में लिखा कि वीटीएच आरटीएच आरएल तीनों कंपोनेंट्स मिलने के बाद सीरीज में कनेक्ट करो, ओके, एंड ओम्स लॉ अप्लाई करो। तो नॉर्टन तीसरे दिन गया, उसने उसका सेकेंड डे का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ था ना। फर्स्ट डे तो उसने पूरा का पूरा कॉपी किया, सेकेंड डे में क्या किया उसने, दिमाग उल्टा लगाया। तो थर्ड में भी क्या करेगा वो, दिमाग उल्टा लगाएगा। जैसे कि थेवेनिन ने तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट किया, यहाँ पर नॉर्टन तीनों कंपोनेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करेगा। आई एन आर एन आर एल, समझा। आई एन आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है, आर एन स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, आर एल ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है। करेक्ट। थेवेनिन ने सबको सीरीज में कनेक्ट किया, नॉर्टन ने सबको पैरेलल में कनेक्ट किया। फिर जाके ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला जो है सबको थेवेनिन में पता था, थेवेनिन में ओम्स लॉ ही तो अप्लाई किया था, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। अब ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। मुझे बताओ, वीटीएच में थेवेनिन में फॉर्मूला क्या था, वीटीएच इज इक्वल्स टू आरटीएच, सॉरी,
आई एल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आर एल। अब ये दोनों फॉर्मूले सेम है, कैसे देखो, डिनोमिनेटर में आर एन प्लस आर एल है, यहां पर आरटीएच प्लस आर एल है। आर एल दोनों जगह सेम है, आर एन और आरटीएच दोनों सेम ही तो होता है, आर एन और आरटीएच सेम होता है, मतलब ये दोनों फॉर्मूलेज में डिनोमिनेटर सेम है देखो। एंड न्यूमरेटर में देखो ना, आई एन आर एन इज इक्वल्स टू वीटीएच, अरे ये तो ओम्स लॉ ही तो हुआ, ओम्स लॉ ही तो हुआ, वीटीएच इज इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन। समझा? नेक्स्ट, अब वीटीएच इज इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन आ गया, ओम्स लॉ ही तो है, कुछ अलग नहीं है। फिर भी इस फॉर्मूले को क्या कहता है, सीडीआर कहता है, सीडीआर, करंट डिवीजन रूल। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, कभी भी है ना, सीडीआर वीडीआर यूज करने का ही नहीं। मैंने कुछ स्टार्टिंग में कमेंट में देखा था सीडीआर वीडीआर करके, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। देखो जो लोग वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं ना, मतलब सब दूसरे कोई फॉलो, अपना खुद का नया कुछ करते नहीं है ना, पूरा लाइफ वही लोग, ये सीडीआर वीडीआर रेफरेंस बुक में लिखा है, टेक्स्ट बुक में लिखा है, बस वही फॉलो करते हैं। और उससे होता क्या है, आप लोग ये सीडीआर वीडीआर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो जो आपने पहले सॉल्व किए हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने पहले सॉल्व किए, नया प्रॉब्लम आ गया गया, हवा निकल गई सब। सो सीडीआर वीडीआर कभी यूज करने का ही नहीं। ये सीडीआर वीडीआर कहाँ से आया, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से ही तो आया, केवीएल केसीएल से ही तो आया। तो जिसको ओम्स लॉ केवीएल केसीएल आता है ना, उसको सब आता है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल सब आता है। करेक्ट। चलो, तो ये स्टोरी याद रहेगा सबको, नॉर्टन शातिर दिमाग वाला है, उसने पूरा स्टेप वन पूरा कॉपी किया, लेकिन स्टेप टू में, स्टेप थ्री में उसने उल्टा दिमाग लाया, थेवेनिन ने जैसा किया ना, उसका उल्टा नॉर्टन ने किया। तो याद रहेगा, शायद सबको पसंद आया रहेगा ये स्टोरी। देखो मैंने ट्राई किया, आप लोग अपना खुद का लॉजिक भी तैयार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये दो साइंटिस्ट के चक्कर में ना, एक नया टेक्निक का जन्म हुआ, एक नया कंसेप्ट का जन्म हुआ। आप लोगों ने इतना सीरियसली लिया नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों साइंटिस्ट लोगों के चक्कर में हुआ क्या मालूम है, एक नया कंसेप्ट का जन्म हुआ है, जिसको हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज एंड सीरीज रेजिस्टेंस। अगर आपके पास वोल्टेज एंड सीरीज रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, करंट एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। करंट एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। अगर आपके पास करंट एंड पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज एंड सीरीज रेजिस्टेंस। करेक्ट। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, यहां पर अगर मैं आर एल, एक लोड रेजिस्टर कनेक्ट करता हूं, आर एल, इसको मैं आर टी एच नाम देता हूं, इसको वी टी एच नाम देता हूं, तो ये कौन सा सर्किट बन गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। सेम वैसे यहां पर, अगर इस आई को मैं आई एन नाम देता हूं, आई एन, इसको आर एन नाम देता हूं, और यहां पर मैं आर एल कनेक्ट करता हूं, तो ये क्या बन गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। समझा? तो ये जो दो साइंटिस्ट लोग थे, ये दो साइंटिस्ट लोग के झगड़े के चक्कर में, ये दो साइंटिस्ट लोग के झगड़े के चक्कर में, अरे बैटरी डाउन हो गया, बैटरी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सो हम लोग कहां पर थे, ये दो साइंटिस्ट लोगों के झगड़े के चक्कर में हमें एक नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिला, एक नया कंसेप्ट का जन्म हुआ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, अगर आप लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है। समझ में आ रहा है सबको? यस। चलो, तो आगे बढ़ते हैं फिर, सेम क्वेश्चन लेंगे फटाफट, 5 मिनट में होना चाहिए।
आगे बढ़ते फिर। सो सेम क्वेश्चन है, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम फाइंड कैलकुलेशन ऑफ 5 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग नॉर्टन्स। अब मैं भी नॉर्टन के जैसा ही सोचेगा। स्टेप नंबर 1 में सॉल्व नहीं करेगा, थेवेनिन ने सॉल्व करके दिया है मुझे। सो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आर एन, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर एन इज इक्वल्स टू हमें मिला था 4.33 शायद। आर एन इज इक्वल्स टू, यस, 4.33। चलो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आई एन। आई एन का और एक नाम क्या है? आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसमें आपको सेम सर्किट डायग्राम लेना है। चलो आपका फेवरेट मेथड आ गया, मेश एनालिसिस। देखो, जिसका मेश और नोडल परफेक्ट है ना, उसके थ्योरम्स ऑटोमेटिकली परफेक्ट होते हैं, क्योंकि थेवेनिन में नोडल यूज करना है, नॉर्टन में मेश यूज करना है, सुपरपोजिशन में मेश यूज करना है। मैक्सिमम पावर तो पूरा थेवेनिन ही है, जिसको थेवेनिन आता है उसको मैक्सिमम पावर आएगा। इसलिए मैंने कल मेश और नोडल के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट, यहाँ पर बताओ फिर। आई एन वर्टिकल एज्यूम करना है, सो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन लेंगे। नंबर ऑफ मेशेस चेक करो, 3 मेशेस है, सो 3 मेश करंट क्लॉकवाइज में एज्यूम करेंगे, I1, I2 एंड I3। सो क्लॉकवाइज में लेने के बाद मैंने आपको 3 टाइप बताए थे मेश में, नो करंट सोर्स, इंडिविजुअल करंट सोर्स, कॉमन करंट सोर्स। ये टाइप क्यों ऐसा चेक करने का, देखो, क्योंकि कैलकुलेशन क्लियर होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, अरे सब इजी है, मेरे को आता है मेश, मेश आता है, मेश आता है, मेश आता है। एग्जाम के टाइम ब्लैंक। अरे क्या करने का, केवीएल अप्लाई करने का या केसीएल अप्लाई करने का, यहाँ से शुरुआत रहता है। समझा? सो क्या करने का, मेश अगर है ना, तो पहले चेक करने का ये कौन से टाइप में फिट हो रहा है, नो करंट सोर्स है, इंडिविजुअल है या कॉमन है। एक बार टाइप पता चल गया ना, फिर प्रॉब्लम बहुत इजी है। सो मेश 1 में देखो, करंट सोर्स नहीं है, मेश केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। मेश 2 एंड मेश 3 दोनों में कौन है? कॉमन करंट सोर्स है। कॉमन करंट सोर्स मतलब सुपर मेश होता है। सो केवीएल फॉर मेश 1, केवीएल फॉर मेश 1, 2I1 आना चाहिए ना सबको। 4I1 माइनस I2, करेक्ट। सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज में चेक करो, +20 आएगा। देन 2 + 4 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकेंड मेश, थर्ड मेश में कॉमन करंट सोर्स है, सो सुपर मेश इक्वेशन आएगा। I2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, I3 अपवर्ड्स, I2 निगेटिव आएगा, I3 पॉजिटिव आएगा। जिसका डायरेक्शन मैच हो रहा है करंट सोर्स के डायरेक्शन से, तो वो प्लस, जो अपोजिट है वो माइनस लेना। इज इक्वल्स टू 8। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद केवीएल फॉर आउटर लूप ना, केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस। सो बताओ, आउटर लूप में कौन कौन आएगा? 3 ओम आएगा, 4 ओम आएगा। चलो तो 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 into I2 ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 into I2 माइनस I1 माइनस I2 मेश 1 में हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 into I2 माइनस I1। सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू 0। मेश एनालिसिस में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टर के साइड में जो प्लस माइनस लिखते हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो बच्चे लोग लिखते हैं। समझा? थोड़ा ऊपर हो जाओ रे, थोड़ा लीजेंड बनो। थोड़ा, मतलब क्या कहते हैं, प्रो या फिर प्रो मैक्स, जो नेक्स्ट लेवल रहता है ना, वो थोड़ा बनो ना। ये क्या बच्चों जैसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 8th स्टैंडर्ड में वो सब लिखते थे, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, 8th स्टैंडर्ड में उनको ये सब, ये प्लस माइनस। क्लियर? अभी वो बड़े हो गए रे आप लोग। सो 4 into माइनस I1, सो -4I1, 3I2 + 4I2 7I2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। 5.38, 3.07, 11.07। सो I1
is equals to 5.38 amperes. I2 is 3.07, 3.07 and 11.07 I3. चलो तो तीनों आंसर्स मिलने के बाद आई एन, अब देखो थेवेनिन में आपके पास नोड वोल्टेज था, उससे आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना था, दैट इज वोल्टेज बाय यूजिंग वोल्टेज, सो वोल्टेज इक्वेशन की जरूरत थी। अब इस बार आपको करंट बाय यूजिंग करंट कैलकुलेट करना है, सो करंट इक्वेशन की जरूरत है। करंट बाय यूजिंग करंट, देखो ना मेरे पास तीन करंट्स हैं, तीन मेश करंट, और मुझे कैलकुलेट भी क्या करना है, आई एन, सो करंट इक्वेशन की जरूरत है। सो आई थ्री का और आई एन का डायरेक्शन चेक करो, सेम है, कॉमन सेंस यूज करना है। सो आई थ्री इज इक्वल्स टू आई एन इज इक्वल्स टू 11.07 एम्पियर्स। समझा? चलो फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आई एल। इसमें आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, जिसमें सभी को पैरेलल में कनेक्ट करना है। आई एन आर एन एन आर एल, so In is equals to 11.07, Rn is equals to 4.33 and RL 5 ohm. So IL is equals to क्या आएगा, In Rn upon Rn plus RL. So In is 11.07 into Rn is 4.33 divided by 4.33 plus 5. So IL का आंसर आप लोग चेक कर सकते हो। So 11.07 into 4.33 divide by 4.33 plus 5. Yes, 5.137. That is 5.14 amperes. सेम आ गया आंसर। सो देखो एक प्रॉब्लम हमने 5 मेथड से किया, मेश, नोडल, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन्स। ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जांपल्स फटाफट होने वाले हैं। इसके बाद प्रैक्टिस हो गया है। मैं देखो यहाँ पर पीडीएफ लेके आया हूँ। मैंने जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने यहाँ पर लगाया, तो मैं अब मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे पास कैलकुलेटर का मारामारी था, सो पीडीएफ में यहाँ पर लेके आओ, तो उसमें बस आपको स्टेप्स बताते जाऊंगा। आप लोग वो नोट्स अच्छे से पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सामने आपके खड़ा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सब मेरा हैंड रिटन नोट्स है, समझ में आ रहा है? सो इसमें आपके प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट लेवल के भी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब ब्राइटनेस कम करता हूँ। चलो तो हम लोग कहाँ पर है देखा, डिटरमाइन करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय यूजिंग मेश, नोडल, सुपरपोजिशन, सब कर सकते हैं आप लोग।
सुपरवाइजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम करता है। इसमें सबसे पहले चेक करो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस वन, 3 प्लस वन। अब देखो ये सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? वो एग्जामिनर को सब पता है। बस ये मैंने आपके लिए आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पर ये सब लिखा है। सो 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, टोटल 3 वोल्टेज सोर्सेस है। सो 3 प्लस 1 4, 4 स्टेप्स में मुझे प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 में 10 वोल्ट एक्टिव लेंगे, 8 वोल्ट शॉर्ट सर्किट, 12 वोल्ट शॉर्ट सर्किट, करेक्ट? सो चेक करो यहाँ पर। स्टेप नंबर 1, 10 वोल्ट एक्टिंग अलोन। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, सबको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। अब कुछ लोग है ना दिमाग लगाते हैं, अरे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो 8 ओम में से करंट फ्लो नहीं होगा वगैरह ये सब। अरे क्यों? तेरा जो बेसिक लेवल है ना कैलकुलेशन वही यूज कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। नंबर ऑफ मेशेस कितना है? 1 2 एंड 3, 3 मेशेस है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर। ओके, 3 करंट्स एज्यूम किया। फिर उसके बाद चेक करिए कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। नो करंट सोर्स का प्रॉब्लम है। नो करंट सोर्स है तो मैजिक मेथड यूज कर सकता है। मैजिक मेथड याद आ रहा है कि नहीं कुछ? मैजिक मेथड में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मैजिक मेथड यूज करने का नंबर ऑफ मेशेस कितना है? 3, 1 2 एंड 3, ठीक है? फिर I1 I2 I3, I1 I2 I3, 3 meshes है, 3 equations, 3 unknown values। यहाँ पर 1 1 1 1 सेम के टाइम टोटल करना है। सो बता फर्स्ट मेश का टोटल रेजिस्टेंस 10, एक ही तो रेजिस्टेंस है फर्स्ट मेश में। देन 1 2 फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन, डिफरेंट नंबर का टाइम कॉमन लेना है ना। फिर 1 3, अब मेश 1 और मेश 3 दोनों का कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ कनेक्शन है ही नहीं। मेश 1 अलग है, मेश 3 अलग है, दोनों के बीच में ऐसा कॉमन है ही नहीं कुछ, तो जीरो। जीरो, कुछ कॉमन नहीं है, जीरो। इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक कर, प्लस 10 आएगा, प्लस 10 आ गया। देन 2 1, 2 1 डिफरेंट नंबर है, कॉमन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फर्स्ट में कॉमन कितना है? 10। 2 2 2 2 मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मेश 2, 10 1 8 एंड 20 कितना होता है देख। 10 प्लस 20 30, करेक्ट? और 30 प्लस 9 39, ओके, 39। फिर उसके बाद 2 3, 2 और 3 दोनों में कॉमन कितना है? 8, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? सेकंड मेश में एक भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, जीरो। फिर थर्ड मेश 3 1 3 1, थर्ड और फर्स्ट में कुछ कॉमन है ही नहीं। 3 2, थर्ड थर्ड एंड सेकंड में कॉमन कितना है? 8, एंड 3 3 3 3, थर्ड मेश का टोटल रेजिस्टेंस, एक ही तो रेजिस्टेंस है उसमें, 8 आ गया, 8। चलो आगे बताओ। थर्ड मेश में वोल्टेज सोर्स नहीं है, जीरो। और डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है? प्लस साइन देना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस साइन देना है। मिल गया, देख ये 3 इक्वेशंस। 10 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल्स टू 10, I3 वाला टर्म मिसिंग है इसमें, मतलब I3 का कोएफिशिएंट जीरो। सेकंड इक्वेशन -10 I1 39 I2 माइनस 8 I3 मिल गया, इज इक्वल्स टू जीरो। एंड थर्ड -8 I2 प्लस 8 I3 इज इक्वल्स टू जीरो। I1 का टर्म मिसिंग है यहाँ पर, मतलब I1 का कोएफिशिएंट जीरो। हो गया, 3 इक्वेशन सॉल्व कर, I1 I2 I3 मिल गया। एंड वी हैव टू कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू 20। सो 20 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। मिल गया ना फिर। अब सेम ऐसे ही आपको सेम ऐसे ही आपको सेम ऐसे ही आपको सेकंड मेश के टाइम क्या बोला है? 8 एम्पियर 8 वोल्ट एक्टिंग अलोन। सेकंड मेश नहीं रहे, सेकंड स्टेप में क्या बोला है? 8 वोल्ट एक्टिंग अलोन, 10 वोल्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, 12 वोल्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। अगेन नंबर ऑफ मेशेस कितना आएगा? 3, I1 I2 I3, 3 करंट एज्यूम करेगा, मैजिक मेथड यूज करेगा, करंट कैलकुलेट करेगा। स्टेप नंबर 3 में 12 वोल्ट एक्टिंग अलोन, 8 वोल्ट एंड 10 वोल्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, I1 I2 I3। अगेन मैजिक मेथड यूज कर, नो करंट सोर्स है। एंड 20 में से करंट कौन सा फ्लो रहा है वो चेक कर। 3 स्टेप में 3 आंसर्स मिला है, तीनों का एडिशन कर, स्टेप नंबर 4 का आंसर मिल गया तुझे। समझा सबको? यस और नो? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। थेवेनिन, नॉर्टन एंड सुपरपोजिशन, 3 थ्योरम्स अपना कंप्लीट हुआ। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कुछ लोग है ना कब से वेट कर रहे हैं कि थेरी 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 में क्या आएगा, थेरी में क्या आएगा।
थ्योरी में फर्स्ट चैप्टर में से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेरिवेशन आता है। ओके, इसका स्टेटमेंट 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, सो इसका स्टेटमेंट क्या है देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एप्लीकेशन में जाओगे तो इसके आपको बीडब्ल्यू के आपको 216 वीडियोस मिलेंगे। समझा, मैकेनिक्स से भी बहुत ज्यादा कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन source resistance when source resistance is equal to load resistance। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होता है, सोर्स से लेके लोड तक, जब सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस दोनों सेम रहता है। डेरिवेशन देखते हैं, ये स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ओके, अभी इसका लोड मत लो, इसको डिटेल में जाने की कोशिश मत करो, डेरिवेशन देखते हैं। अब सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हमने कल बैटरी का एग्जांपल देखा था, बैटरी दैट इज पेंसिल सेल का एग्जांपल देखा था। सो मैं एक मार्केट से पेंसिल सेल लाया हूँ जिसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। ओके, 1.5 वोल्ट, 15 रुपए का आता है, ये एवरेडी कंपनी का आता है। मुझे एक बात बताओ, मैं मार्केट से एक पेंसिल सेल लेके आया, उसका पोटेंशियल है 1.5, कंपनी ने मुझे बताया कि 1.5 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। मैं घर पे लेके आ गया और उसका पोटेंशियल चेक किया, तो मुझे 1.5 नहीं मिला, मुझे वहां पर 1.3 मिला, या फिर 1.3 मिला, एज्यूम करता है। तो बाकी का 0.2 वोल्ट किधर गया? करेक्ट, 1.5 मुझे कंपनी ने बोला है, लेकिन मुझे मिल रहा है कितना, 1.3। देखो, दुनिया में आज तक एक भी ऐसा मशीन नहीं बना है जिसका इफिशियंसी 100% है। जैसे कि टू व्हीलर के एड में देखो, आपको टू व्हीलर के एड में दिखाते हैं कि 90 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज है, 95 किलोमीटर पर लीटर, इतना एवरेज है। अरे इतना एवरेज किसी बाइक का है ही नहीं। हम लोग जब वही बाइक रोड पे चलाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 40, 45, 50 मैक्सिमम मिलता है। समझा? सो कंपनी जो हमें वैल्यू बताता है वो आइडियल वैल्यू होता है, और हमें जो आंसर मिलता है, हमें जो वैल्यू मिलता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। तभी तो आप लोग बीडब्ल्यू के लैब में या फिर मैकेनिक्स के लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद लास्ट में देखो टेबल में दो वैल्यूज लिखते हो, एक आइडियल वैल्यू और एक थेरोटिकल वैल्यू, एक प्रैक्टिकल वैल्यू। आइडियल वैल्यू को आप लोग थेरोटिकल वैल्यू भी बोल सकते हो। समझा? अब दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको क्यों मिलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे कि कंपनी ने मुझे बोला कि 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है, मैं घर पे लेके आया, देखा तो 1.3 वोल्ट ही आ रहा है, तो 0.2 किधर गया? 0.2 जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। सो यहां पर देखो, ये आ गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आ गया अपना लोड रेजिस्टेंस, आर इन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज आर एल लोड रेजिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर यहां पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये पूरा का पूरा 1.5 वोल्ट जो है, ये पूरा का पूरा मुझे कहां पर मिलेगा? अक्रॉस लोड रेजिस्टर मिलेगा। मतलब मैंने जितना पैसा खर्च किया है, जितने वोल्टेज के लिए पैसा खर्च किया है, वो पूरा का पूरा मुझे मिल रहा है, 1.5 वोल्ट मिल रहा है। मतलब मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। समझा? मुझे उससे कम मिल रहा है, मतलब मेरा लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? सो यहां पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे बताओ, ये हीरो है या विलन है? मतलब ये सर्किट में प्रेजेंट होना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है।
अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो मुझे पूरा का पूरा जितना वोल्टेज है कहां पर मिलता, मेरे लोड के अक्रॉस मिलता, मेरे पूरे पैसे वसूल होते थे। लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, 1.5 में से थोड़ा वोल्टेज जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है और बाकी का बचा हुआ आगे जा रहा है। कल हमने स्टार्टिंग में देखो सबसे पहला जो एग्जांपल देखा था, बैटरी, दो रेजिस्टर, वही तो है ये। यहाँ पर 2 ओम लिया था, यहाँ पर 3 ओम लिया था, फिर करंट कैलकुलेट किया था। देखो एक बार वो वीडियो। नेक्स्ट, अब इस सर्किट को अच्छे से देखो और बताओ, ये सर्किट आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के जैसा दिख रहा है, यस और नो? यहाँ पर कौन था, मैंने अभी आर इन लिखा है ना, आर इन, करेक्ट, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, या फिर इसको आप लोग आर एस भी बोल सकते हो। आर एस यहाँ पर लिखा है देखो, व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस, तो इसको एक काम करता हूं, इसको मैं आर एस भी बोल सकता हूँ, सोर्स रेजिस्टेंस, या फिर इसको आप लोग आरटीएच भी बोल सकते हो, आरटीएच, करेक्ट। ये कौन है, वीएस ना, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इसी को मैं क्या बोलूंगा, वीटीएच बोलूंगा। अगर मैं इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ कंपेयर करता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वीटीएच बोलूंगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। और ये सर्किट में कौन फ्लो होता है, आई एल फ्लो होता है ना, आई एल, समझा? सो बताओ, आई एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आई एल इज इक्वल्स टू, ओम्स लॉ क्या होता है, वीटीएच डिवाइड बाय आरटीएच प्लस आर एल। सो पीएल इज इक्वल्स टू, पी दैट इज पावर, पावर कंज्यूम बाय लोड। अब ये पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर। सो आपको पावर कंज्यूम बाय लोड कैलकुलेट करना है, मतलब यहां पर क्या आएगा, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल। आई एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वीटीएच डिवाइड बाय आरटीएच प्लस आर एल ना, उसका स्क्वायर करो, इंटू आर एल आएगा। सो पीएल इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, वीटीएच स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाय आरटीएच प्लस आर एल द होल स्क्वायर, समझा? वीटीएच स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर किया। चलो पीएल मिल गया, लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डेरिवेटिव का यूज करता है, डिफरेंशिएट करता है। अभी आपको मैथ्स 1 में मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक था, बराबर। सो उसमें याद करो ना, आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। अब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, लोड रेजिस्टर। क्यों, अब आर एल से ही डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि जैसे कि ये जो आपका क्वेश्चन है 3x, इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 3 रहेगा या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा? ऑब्वियसली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल होता है उसी से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, बराबर। सो यहां पर सेम वैसे ही वीटीएच, आरएल, आरटीएच, ये तीनों में से वेरिएबल कौन है, आरएल वेरिएबल है। अब वीटीएच और आरटीएच क्यों वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है, 1.5, मैंने मार्केट से लाया 1.5। मुझे बताओ, मैं घर पे लाके उसको 3 वोल्ट कर सकता हूँ क्या, 10 वोल्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, मैं उसका वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकता। आप लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, इस पेंसिल सेल को 10 दिन तक चार्ज करते हैं, 10 दिन तक। 10 दिन भी चार्ज करोगे तो भी कितना चार्ज होगा, 1.5 ही होगा, समझा? सो इसका वैल्यू आप लोग चेंज नहीं कर सकते, आप वोल्टेज सोर्स का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, प्लस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हो नहीं। अब देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वहां पर ऐसा पेंसिल सेल के अंदर ऐसा कोई रेजिस्टर ड्रॉ कनेक्ट नहीं किया रहता है, जो आप लोग लैब में यूज करते हो ना, कलर कोड वाले जो रेजिस्टर होता है, करेक्ट, बीबी रॉय याद है ना वो सब। सो कलर कोड वाले रेजिस्टर ऐसा अंदर कहीं पर कनेक्ट नहीं किया रहता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, वो पेंसिल सेल बनाने के लिए आपने जो भी मटेरियल यूज किया है उसका वो रेजिस्टेंस है, समझा? मटेरियल का रेजिस्टेंस। अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हो तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा। अगर थोड़ा लो क्वालिटी, चालू क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, समझा? तभी तो सेल जो है उसकी कॉस्ट अलग अलग रहती है, समझा? ड्यूरासेल का अगर सेल खरीदने जाओगे तो वो थोड़ा महंगा आता है, बाकी के कंपनी के अगर खरीदोगे थोड़ा सस्ता आता है, क्योंकि ड्यूरासेल में अच्छे क्वालिटी यूज किए करता है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहता है और जितना वोल्टेज है अप्रोक्सीमेटली उतना ही मिलता है, समझा? बाकी सेल में वैसा नहीं रहता। सो आगे बढ़ते हैं फिर। सो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, वीटीएच तो कांस्टेंट है, आरटीएच भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, वीटीएच फिक्स्ड है, आरटीएच फिक्स्ड है, आरएल
वेरिएबल है। आरएल मतलब लोड रेजिस्टर। ये पेंसिल सेल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? पेंसिल सेल रिमोट में यूज करते हैं, या फिर तो पेंसिल सेल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? टीवी के रिमोट में यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है उसमें यूज करते हैं। इसका मतलब लोड जो है वो फिक्स नहीं है, लोड अलग अलग है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या करना है? आरएल करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आरएल। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको u अपॉन वी वाला रूल अप्लाई करना है। u अपॉन वी, सो v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx डिवाइड बाय v स्क्वायर। ओके, सो यहां पर बताओ dpl अपॉन drl इज इक्वल्स टू rth प्लस rl द होल स्क्वायर, है ना? डिनोमिनेटर का टर्म जैसा है वैसा ही रखेंगे। vth स्क्वायर rl का डेरिवेटिव, vth स्क्वायर rl विथ रिस्पेक्ट टू rl, तो क्या आएगा? vth स्क्वायर आएगा। देखो ना, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। 3 स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 स्क्वायर ही होता है। समझा? सो यहां पर vts स्क्वायर rl का डेरिवेटिव vts स्क्वायर माइनस माइनस न्यूमरेटर वाला टर्म एज इट इज vts स्क्वायर rl, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 आगे जाएगा, सो 2 इंटू rth प्लस rl। करेक्ट। अगेन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, rth तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, rl का डेरिवेटिव 1, सो 0 प्लस 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय rth प्लस rl रेस टू 4, rth प्लस rl रेस टू 4। ओके, नेक्स्ट, अब डिफरेंशिएट तो मैंने कर दिया, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल्स टू 0 भी लेना है। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू assume dpl डिवाइड बाय drl इज इक्वल्स टू 0। देखो ना, मैक्सिमम मिनिमा मैथ्स में आपने वही किया था, डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0 लिया। चलो अब इज इक्वल्स टू अगर 0 लेता हो तो rth प्लस rl रेस टू 4, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो राइट साइड जाएगा, इंटू 0 होगा, सब 0। तो क्या आएगा फिर? rth प्लस rl रेस टू 2 इंटू vth स्क्वायर माइनस vth स्क्वायर rl इंटू 2 rth प्लस rl इज इक्वल्स टू 0 आएगा ना। अब इसमें बताओ, ये निगेटिव वाला टर्म जो है वो राइट साइड शिफ्ट करेंगे, सो rth प्लस rl vth स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? vth स्क्वायर इंटू rl इंटू 2 rth प्लस rl, rth प्लस rl, माइनस वाला टर्म राइट साइड शिफ्ट किया, प्लस हो गया। अब इसमें vth कैंसिल होगा, rth प्लस rl कैंसिल होगा, तो लेफ्ट साइड बचा क्या फिर? rth प्लस rl बच गया, एंड राइट साइड क्या बच गया? 2 इंटू rl बच गया। अब rl को राइट साइड शिफ्ट करो, 2 rl माइनस rl, सो rth इज इक्वल्स टू rl, एंड rth इज इक्वल्स टू कौन है? rs है ना, rs, सो rs इज इक्वल्स टू rl। यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो बोला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। मैक्सिमम पावर इज अ ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस मतलब कौन? rs इज इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस मतलब कौन? rl, rs इज इक्वल्स टू rl। सो ये डेरिवेशन आपको 4 मार्क के लिए आएगा। यहां पर जो कुछ भी लिखा है बस इतना ही लिखना है, ना एक वर्ड ज्यादा ना एक वर्ड कम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कुछ भी तेरी इक्वेशन आने दो, ये आंसर लिखना है। समझा सबको? चलो सो आगे बढ़ते हैं फिर। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अपना कंप्लीट, ये थ्योरम कंप्लीट, ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसका स्टेप्स देखो। स्टेप नंबर 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर स्टेप्स लिखते जाऊंगा, अपने आप को क्वेश्चन पूछने का कि मुझे आता है क्या। करेक्ट।
सबसे पहला स्टेप है आरटीएच। आरटीएच आता है, अरे आता है, थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहला स्टेप सॉल्व किया था। कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, रिप्लेस ऑल रेजिस्टर, सॉरी, ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट एंड लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट। ओके, तो स्टेप नंबर 1 है इसका कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। आता है सबको? यस, आता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आरएल, ये आता है, ये आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो। थेवेनिन और नॉर्टन के प्रॉब्लम में आरएल का वैल्यू कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन डिसाइड करता है। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, सो 5 ओम इज लोड रेजिस्टर। लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के प्रॉब्लम में आरएल का वैल्यू आप लोग डिसाइड करोगे। और कितना डिसाइड करना है? हो गया, डिसाइड करके हो गया अपना। आरएल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? आरटीएच होना चाहिए। समझा? सो यहां पर लिखने का, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एमपीटीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, आरएल इज इक्वल्स टू आरटीएच। बस इतना ही लिखना है। मतलब स्टेप नंबर 3 में कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, बस आरएल इज इक्वल्स टू आरटीएच लिखना है। बस ये लिखना मत भूलो, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देन स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेशन ऑफ आईएल। अब बताओ ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट याद है ना सबको? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ये वीटीएच था, ये आरटीएच था, और ये आरएल था। एंड आईएल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। लेकिन मुझे बताओ, इसमें आरटीएच और आरएल दोनों सेम है, सो आईएल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 इंटू आरटीएच आएगा। ओके, 2 इंटू आरटीएच, ये सिर्फ मैक्सिमम पावर में है। थेवेनिन में ऐसा नहीं होता है, थेवेनिन में ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पर आरएल और आरटीएच सेम है, सो इसलिए वीटीएच अपॉन 2 आरटीएच आ गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, पी मैक्स। अब पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर ना, सो आई एल स्क्वायर इंटू आर एल। आई एल का वैल्यू यहाँ पर है आपके पास, सो वीटीएच डिवाइड बाय 2 इंटू आरटीएच स्क्वायर इंटू आर एल। सो यहाँ पर क्या आएगा? वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, आरटीएच का स्क्वायर इंटू आर एल। देखो ना, आरटीएच का भी स्क्वायर करना है ना यहाँ पर। अब आरटीएच इज इक्वल टू आर एल ना, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आरटीएच स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल इज इक्वल टू आरटीएच, सो ये आरटीएच, सो आरटीएच एक कैंसिल होगा। तो पी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? पी मैक्स के लिए वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आरटीएच। इतना डिटेल में मैंने क्यों बताया? क्योंकि कुछ लोग क्या बोलेंगे मालूम है? अरे ये आईएल कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? आईएल की बुक में तो ऐसा नहीं दिया है, आईएल कैलकुलेट नहीं किया है। मत करो ना फिर, मत करो। स्टेप 1 आरटीएच, स्टेप 2 वीटीएच, स्टेप 3 आरएल। ओके, आरएल के बाद डायरेक्ट पी मैक्स कैलकुलेट करो। चाहिए तो ये वाला स्टेप स्किप करो आप लोग, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आप लोग स्किप करो, डायरेक्ट आरटीएच मिल गया तो वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आरटीएच हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब जिसको थेवेनिन आता है उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम 100% आता है। चलो, सो स्टेप्स याद रहेंगे सबको। आप लोग इसको 5 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर 4 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हो। आरटीएच, वीटीएच, आरएल एंड डायरेक्ट स्टेप 3 के बाद पी मैक्स, वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था थेवेनिन नॉर्टन एंड सुपरपोजिशन में, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमने एक एग्जांपल सभी मेथड से सॉल्व किया उसमें आरएल का वैल्यू क्वेश्चन डिसाइड करता है ना, क्वेश्चन में दिया था 5 ओम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के प्रॉब्लम में आरएल का वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। समझा? सो
सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम देख के भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम बाकी का है या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के प्रॉब्लम में आपको जो सर्किट डायग्राम दिया है उसमें से एक रेजिस्टर जो है ना वो अननोन दिया रहेगा, उसके ऊपर ऐसा एरो ड्रॉ किया रहेगा, वेरिएबल रेजिस्टर, समझा? रेओस्टैट भी बोल सकते हो आप लोग इसको। सो अगर आपके सर्किट में एक रेजिस्टर अननोन है, रेओस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टर है, मतलब वो मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चंस लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, नहीं तो फिर वो कैलकुलेटर का मारामारी हो जाएगा। टेंशन मत लो, मेरे पास 116 एग्जांपल्स है डीसी सर्किट के। जो नोट्स है ना उसमें 116 एग्जांपल्स है, 116। उसमें बी आर पाटिल, रवि सिंह सभी बुक्स के एग्जांपल्स कवर किए हैं। चलो डिफिकल्ट था, चाहिए था ना डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एग्जांपल। जो लोग ये है ना वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए मेश एनालिसिस यूज करते हैं, वो लोग यहाँ पर पागल हो जाएंगे। और कितना मेशेस है, 4 मेशेस है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबका रिएक्शन आएगा वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए जो लोग मेश यूज कर रहे हैं। नोडल वाले बहुत ही वो मजे करेंगे, नोडल जो यूज करेगा। चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच ना, आरटीएच। अब इसमें लोड रेजिस्टर कौन है, डायग्राम देखते ही पता चल रहा है, आरएल लोड रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर है, उसके ऊपर एरो ड्रॉ किया, देखो ये एरो क्या इंडिकेट करता है, वेरिएबल रेजिस्टर। बाकी किसी रेजिस्टर पर देखो एरो नहीं है, वो सब कौन है, फिक्स रेजिस्टर्स है। चलो तो लोड रेजिस्टर है अपने पास, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, लेकिन उसके पहले बताओ वोल्टेज सोर्स कैसे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। तो देखो ये 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, ये 10 ओम रेजिस्टर एज इट इज यहां पर ड्रॉ किया। फिर उसके बाद करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। करंट सोर्स जब ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं तब कंप्लीट ब्रांच रिमूव करते हैं, कंप्लीट ब्रांच। फिर उस करंट सोर्स के सीरीज में कोई भी आने दो। वैसे भी देखो इस करंट सोर्स के सीरीज में ये जो रेजिस्टर है ये कौन है, रिडंडेंट है, रिडंडेंट कुछ काम का नहीं है। फिर आएगा 2 ओम रेजिस्टर, ये 10 ओम रेजिस्टर, ओके। 12 वोल्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, ये आएगा 5 ओम। 8 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, फिर आएगा 2 ओम, 2 ओम, ये 5 ओम। और 6 वोल्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, आरएल ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। चेक करो एक बार फिर से सर्किट डायग्राम। 10 वोल्ट शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट वो ड्रॉ करना ही नहीं है। 12
शॉर्ट सर्किट 8, शॉर्ट सर्किट 6 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट। तो ये सबको अगर मैं निकाल दूंगा तो बचेगा कौन कौन? 10, 2, 5, 2। ये 4 बचेगा क्या? नहीं, 4 भी तो निकल जाएगा ना। करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करें। नेक्स्ट, ए बी टर्मिनल्स। अब चेक करो ये ए बी टर्मिनल्स कौन से साइड है? राइट हैंड साइड है, मतलब कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करना है? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। करेक्ट। सो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करते हो तो बताओ इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है? इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब जीरो। सो ये जीरो रेजिस्टेंस वाला ब्रांच और 10 ओम का ब्रांच कैसा है? पैरेलल कनेक्टेड है। करेक्ट। ये जीरो रेजिस्टेंस और 10 पैरेलल है। सो इक्विवेलेंट कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन कितना होगा? जीरो पैरेलल 10, 0 into 10 डिवाइड बाय 0 + 10। सो 0 into 10 0, 0 + 10 10, 0 upon anything 0। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0 हो गया। समझा समझा? अगर कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो करंट सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो रिडंडेंट होता है। सेम वैसे ही पैरेलल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो भी रिडंडेंट होता है। आपको ज्यादा टेंशन ना आए इसलिए मैंने ये बताया। समझा? अपना जो बेसिक मेथड है ना वो यूज करो, आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ये कंसेप्ट वगैरह यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो ये रेजिस्टेंस जीरो, ये 10 पैरेलल, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, आंसर जीरो आ गया। वैसे भी देखो 10 वोल्ट के पैरेलल में है ना ये 10 ओम। सो 10 ओम जो है ये भी कौन है? रिडंडेंट है, कैलकुलेशन में उसका कुछ यूज ही नहीं है। सो बताओ इसका रेजिस्टेंस जीरो आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर ये 2 ओम ना, 2 ओम, फिर आएगा 5 ओम, फिर आएगा 2 ओम। ओके, 2 ओम, 5 ओम एंड 2 ओम। अब बताओ 2 ओम एंड 5 ओम ये दोनों कैसा है? पैरेलल। सो 2 पैरेलल 5, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। सो 10 डिवाइड बाय 7। सो आंसर चेक करो कितना आता है। 10 डिवाइड बाय 7 करते हैं। सो ये आएगा 1.428। फिर उसके बाद 1.428 एंड 2 ये दोनों कैसा आएगा फिर? सीरीज में आएगा। 1.428 एंड 2। तो बताओ यहां पर आर टी एच इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 3.428। हो गया अपना आर टी एच का कैलकुलेशन कंप्लीट। ओके। चलो यहां तक समझा सबको? फटाफट रिप्लाई दो कमेंट बॉक्स में। ये समझा सबको? चलो सो आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। वीटीएच, अब उसके लिए आपको क्या करना है? लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। तो पहले ये जो सर्किट डायग्राम है वो जैसा है वैसा पहले ड्रॉ करके लेता। लोड रेजिस्टर ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। ये आएगा 10 वोल्ट, 10 ओम, 4 ओम, 4 एम्पियर, 2 ओम, 12 वोल्ट, 5 ओम, 8 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट। ओके। और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। जो भी वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये दो टर्मिनल के अक्रॉस वो होगा अपना वीटीएच। और पोलैरिटी कैसे एज्यूम करना है? वर्टिकली एज्यूम करना है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। सो ये आ गया वीटीएच। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था? वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए नोडल एनालिसिस यूज करना है, बराबर? हम्म। संकेत, कौन सा टॉपिक कितने मार्क के लिए आएगा ये मैंने कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था। सो प्लीज वो एक बार वीडियो देखो आप लोग।
सो यहाँ पर बताओ, नोडल से सॉल्व करना है, नंबर ऑफ नोड्स पहले चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 ये तीनों नोड्स इक्विपोटेंशियल है। देखो ना, ये तीनों नोड के बीच में एक भी कंपोनेंट नहीं है, ब्रांच है लेकिन कंपोनेंट नहीं है। सो मैं इसको क्या करूंगा, देखो, इस ब्रांच को यहां से निकाल दिया, इस ब्रांच को यहां से निकाल दिया, यहां से, और सेंटर में कनेक्ट किया, ऐसा सेंटर में कनेक्ट किया यहां पर, तो बन गया ना, सिंगल नोड हो गया। अब सेम वैसे ही जैसे आप लोग लोअर अप पोर्शन में चेक करते हो इक्विपोटेंशियल नोड से या नहीं, सेम वैसे ही अपर अप पोर्शन में भी चेक करने का, ऊपर की तरफ भी देखने का इक्विपोटेंशियल नोड से या नहीं। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों के बीच में ब्रांच है लेकिन कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये दोनों भी कौन हो गया, इक्विपोटेंशियल नोड्स हो गया। सो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस 10 के ब्रांच को निकाल रहा हूं यहां से, और इसको यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसे। अब बताओ नंबर ऑफ नोड्स कितना है। ओनली 3 नोड्स है, ओनली 3 नोड्स है, 1 2 एंड 3। थर्ड नोड को मैं रेफरेंस लूंगा, वीजी, वीजी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, नंबर ऑफ नोड्स 2। सो 2 बार मुझे केसीएल अप्लाई करना है, बस 2 ही बार केसीएल मुझे अप्लाई करना है। यही प्रॉब्लम केवीएल से, दैट इज मेश से अगर करते बैठोगे बहुत टाइम जाएगा फिर। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर देखो V1 को भी केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, V1 को केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर V1 इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 10 वोल्ट के ब्रांच में देखो कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। सो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डायरेक्ट 10 मिलेगा। यहां पर आप लोग वोल्टेज इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, वोल्टेज इक्वेशन याद करो ना, वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था। 10 वोल्ट जिस ब्रांच में प्रेजेंट है उस ब्रांच का फर्स्ट वोल्टेज कौन है, V1, एंड लास्ट वोल्टेज कौन है, VG। सो V1 से लेके VG तक वोल्टेजेस काउंट करो। पहला आएगा V1, फिर यहां पर बताओ प्लस टू माइनस जा रहे हैं ना, प्लस टू माइनस हम लोग कैसे जा रहे हैं, V1 से VG, मतलब कैसे जाएंगे, प्लस टू माइनस। तो ये क्या आएगा, फॉल इन पोटेंशियल -10, एंड लास्ट में क्या आएगा, VG निगेटिव। VG निगेटिव क्यों है सबको पता है, बिकॉज V1 इज हायर पोटेंशियल, VG इज लोअर पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे क्या करना है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। समझा। अब वैसे भी VG का वैल्यू 0 है, सो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब नोड 1 को केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और इजी हो गया। चलो फिर केसीएल एट V2, केसीएल एट V2, समझा। सो नोड V2 से बताओ कितने, 1 2 एंड 3। सो I1, I2 एंड I3, 3 करंट्स पास हो रहे हैं, 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, तो 3 करंट्स मैंने एज्यूम किया। सो इक्वेशन क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। सो बताओ I1, V2 टू V1 जा रहा है ना, सो V2 माइनस V1, सॉरी थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं इसको। सो यहाँ पर I1 का डायरेक्शन कैसा है, V2 टू V1, सो V2 माइनस V1। चेक करो दोनों के बीच में वोल्टेज सोर्स है, यस वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट, और उसमें आप लोग कैसे जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो ना, माइनस से प्लस, V2 टू V1 अगर देखते हो तो माइनस टू प्लस मतलब क्या होता है, राइज इन पोटेंशियल, सो +12 आएगा, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2, प्लस I2 बताओ, I2 जिस ब्रांच में जा रहा है उस ब्रांच में V2 माइनस 8 माइनस VG अपॉन 5। VG लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट V2 माइनस 8 लिखो डिवाइड बाय 5, करेक्ट। प्लस टू माइनस जा रहे हैं ना हम लोग, यहां पर भी फॉल इन पोटेंशियल है, अगर ये पोलैरिटी उल्टा होता तो -2 प्लस +8 आता, समझा। नेक्स्ट I3, अब I3 जिस ब्रांच में जा रहा है उस ब्रांच में लोड रेजिस्टर था, उसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। अब ओपन सर्किट में से करंट कभी फ्लो होता है क्या, नहीं होता है, समझा। सो I3 का वैल्यू यहां पर कितना हो गया, 0। सो I3 0।
अब आप लोग बोले अरे अरे ऐसे कैसे यहाँ पर 2 ओम है ना, सो V2 माइन प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अरे ये करंट जो है ये हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। वो V2 से VG अगर फ्लो होगा तो वो कैसे फ्लो होगा, V2 से VG, समझा। लेकिन यहाँ पर VG तक जाने के लिए पाथ कंप्लीट नहीं है, पाथ तो ओपन है, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं यहाँ पर। और मैंने वैसे बोला भी था, जिस ब्रांच में VTH प्रेजेंट होता है उस ब्रांच का करंट हमेशा जीरो होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते फिर। अब इसके बाद बेस इक्वल करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू V2, 5V2 माइनस 5V1, 5 इंटू 12 60 होता है ना, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2V2, 2 इंटू 8 16 इज इक्वल्स टू 0। सबका बेस 5 इंटू 2 10, 10 को राइट साइड शिफ्ट किया, 0 हो गया, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। सो बताओ, -5V1, 5 + 2 7V2, देन 60 - 16 कितना होता है, 44 होता है, बराबर 44। अब ये 44 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, -44 होगा। और वैसे भी देखो V1 का वैल्यू तो मुझे पता है, V1 इज इक्वल टू कितना है, 10। सो ये आएगा -50 प्लस 7V2 इज इक्वल्स टू कितना, -44। सो बताओ यहाँ पर -50 राइट साइड गया, प्लस 7V2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस हो गया -44। 50 -44 कितना होता है, 6 होता है। सो V2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 7। 6 डिवाइड बाय 7 अगर करते हैं तो आंसर आता है 0.857। सो V2 आ गया 0.857। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे लेकिन मुझे तो VTH कैलकुलेट करना है। VTH के लिए वोल्टेज इक्वेशन यूज करेंगे। अब VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट है उस ब्रांच का फर्स्ट वोल्टेज और लास्ट वोल्टेज चेक करो। VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट है उस ब्रांच का फर्स्ट वोल्टेज है V2, लास्ट वोल्टेज है VG। सो V2 से लेके VG वोल्टेजेस काउंट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं V2 से। ओके, बीच में कौन मिला, 6 वोल्ट। कैसे मिला, -2 प्लस मिला। -2 प्लस मतलब कैसा आएगा, राइज इन पोटेंशियल, +6। फिर उसके बाद कौन मिला, +2 माइनस, -VTH मिला। कैसा मिला, +2 माइनस, फॉल इन पोटेंशियल, -VTH। फिर लास्ट में कौन मिला, VG, VG 0, -VG। V2 पॉजिटिव लिया, VG निगेटिव लिया, क्योंकि मैं V2 से VG जा रहा हूं, दैट इज V2 हायर पोटेंशियल, VG लोअर पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर VG को माइनस कर रहा हूं। चलो VG तो वैसे भी 0 है, VTH को राइट साइड लेके जाता है। सो VTH इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V2 प्लस 6 आएगा, एंड V2 तो मेरे पास है 0.857। सो VTH कितना मिल गया फिर, 6.857। हो गया, अपना आंसर आ गया VTH का। जो लोग मेश से कर रहे हैं वो अभी तक स्टार्टिंग वाले स्टेप में ही रहेंगे। मैंने आपको बोला था, VTH कैलकुलेट करने के लिए नोडल यूज करते हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, आप लोग उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, समझा। एक्चुअली अगर मैं किसी को पूछूंगा कि आपका मेश और नोडल में से फेवरेट कौन सा है, तो मुझे पता है सब लोग मेश ही बोलने वाले हैं, सब लोग मेश बोलने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में मेश और नोडल दोनों में से इजी है नोडल। जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे सेमिस्टर 3 में, सेम ऐसा ही एक सब्जेक्ट है एनटी करके, EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब ब्रांचेस को है। एनटी नेटवर्क थ्योरी करके इसका बड़ा भाई है, नेक्स्ट वर्जन है इसका। उसमें जब आप लोग जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि नोडल कितना पावरफुल है, नोडल कितना इजी है एज कंपेयर टू मेश, समझा। चलो तो VTH मिल गया। फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स तो बहुत ही इजी है रे। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ RL, एंड RL इज इक्वल्स टू क्या, RTH। ओके, RL इज इक्वल्स टू RTH, RTH इज इक्वल्स टू 3.428। सो 3.428 ओम। और यहां पर लिखने का अकॉर्डिंग टू MPTT।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4। चलो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट पी मैक्स कैलकुलेट करते हैं। पी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको दिया था, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर टी एच। फोर इंटू आर टी एच। चलो तो पी मैक्स इज इक्वल्स टू वी टी एच इज 6.857 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू आर टी एच है 3.428। कैलकुलेशन में देखो, 6.857 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 3.428, 3.429 वैट। यस, 3.429। चलो, सो थैंक यू वेरी मच, स्टॉप करते हैं।